हेलो दोस्तों, स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, कल से जैसे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, उस बयान के बाद में एक रीट भर्ती को लेकर भूसाल सा आ गया है। तो इस माहौल में अपने दिमाग में एक ऐसा, जो कहते हैं कि थिंकिंग क्रिएट होती है, ऐसी सोच क्रिएट होती है जो कि अपन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, या फिर ऐसे क्या पता क्या क्या जो प्रश्न उठने खड़े होंगे। हालांकि आज अपने को टॉपिक से रिलेटेड मेरे को वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन टॉपिक को मैंने छोड़कर आज टॉपिक को स्किप किया है, क्योंकि टॉपिक पढ़ने का जो मन ही नहीं बन रहा है। जैसे मैंने वीडियो डाला था कल, तो कल टॉपिक को लेकर किसी ने पढ़ने का कोई रुचि नहीं दिखाई। वीडियो शेयर करने के बावजूद भी किसी ने मतलब खोला तक नहीं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसा जो अलग सा वायरस कह सकते हैं अपन, वो दिमाग में घुस गया। तो उसको निकालने के लिए देखिए मित्रों, अपने का जिस प्रकार से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट या टेट की जो दो एग्जाम होने वाले हैं, जिस प्रकार से 2011 का पैटर्न होने वाला है, तो उसी को लेकर जो अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को थोड़ा सा याद होना जरूरी है। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से रीट एक युद्ध है, एक लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है ना, वो होता है अपना सिलेबस, वो होता है अपना पाठ्यक्रम। तो इस सिलेबस को मैं तो कहूँगा, पहले सिलेबस आप पूरा आपका जितना भी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, साइकोलॉजी और जो अपने सब्जेक्ट है, इनका अपने को सिलेबस आपने रट लिया, मतलब सिलेबस आपको याद है। यकीन मानिए दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा हूँ, कड़वी जरूर लगती है, 25% सिलेबस आपका मतलब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। आपका सिलेबस आपके दिमाग में सेट रहेगा, तो आपको मतलब टॉपिक पढ़ने में आसानी रहेगी, टॉपिक याद होने में भी आसानी रहेगी। तो सिलेबस बहुत बड़ा मैटर करता है। जो जो लोग सफल हुए उन लोगों से पूछ लेना कि सिलेबस अपने को किस प्रकार से, मतलब सिलेबस एक तो सामने रखना चाहिए, या मैं तो कहूँगा लिख डालो इस सिलेबस को, 2 या 3 बार लिख लिख के इसको याद करो, एक अच्छे से रट डालो। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु रात को भी अपन को जगा कर पूछ ले, तो उस बिंदु के बाद में बारे में अपने को ध्यान होना चाहिए। तो चलिए, अपना क्या सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। और सिलेबस आपको सही है तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन हो जाना। उसमें आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा कंप्लीट, सारी लैंग्वेज का और जो जो अपनी सब्जेक्ट्स है, साइकोलॉजी का सारा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। लगभग 22 पेज का सिलेबस है अपना, वो मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे। तो ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपना क्या है सिलेबस। सिलेबस देखिए, अपन बात करें साइकोलॉजी की, शिक्षक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, इसके कुल 30 प्रश्न आने वाले और 30 ही अंकों के होंगे। देखिए मित्रों, जिसको ये बात पता नहीं है, मैं एक बार और बता दूं, रीट में माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इसकी पहली इकाई है, इसमें कुल 5 यूनिट है। पहली इकाई है बाल विकास से संबंधित, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, बाल विकास वृद्धि की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं विकास कौन कौन से आयामों से होकर गुजरता है एवं इनके सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी बाल विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। और विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में, बाकी वाले जैसे बालक के विकास को बहुत सारे मतलब तत्व जो प्रभावित करते हैं, लेकिन विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में अपने को पढ़ना है रीट में। और अगला जो बिंदु रहेगा वो अधिगम एवं उनका संबंध, यानी किस प्रकार से वो सीखा जाता है और उनका संबंध किससे होता है। वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका, यानी बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की क्या भूमिका रहती है। तो ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है अधिगम से संबंधित। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं और अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए मित्रों, सारी यूनिट 6 अंकों की है, कुल 30 अंक हो जाएंगे। और दूसरा बिंदु है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे होते हैं मित्रों, लेकिन रीट में 4 सिद्धांत दिए गए: व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, बर्नूरा का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत। बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, तो इससे लेकर संरचनावाद, निर्मितवाद, अनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण, अन्वेषण, उपागम एवं समस्या समाधान, ये सभी मतलब जो बालक किस प्रकार चिंतन करते हैं, इनसे संबंधित है। अगला है बिंदु अभिप्रेरणा एवं उसके अधिगम हेतु निहितार्थ, यानी अभिप्रेरणा और अधिगम हेतु, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, उनसे संबंधित, ये थी दूसरी इकाई। और तीसरी इकाई है, जो तीसरी यूनिट है, वो है जो अपनों के पर्सनलिटी से संबंधित,
एंड व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विभिन्नताएं, इनके अर्थ प्रकार, व्यक्तित्व विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दूसरा है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और इसका मापन। देखिए साइकोलॉजी में जितने भी अपने को बिंदु दिए गए हैं उस बिंदुओं का पूरा पूरा अध्ययन करना है। देखिए उनकी संकल्पना, वो उसके अर्थ, परिभाषाएं और उनके प्रकार कितने होते हैं और उनको प्रभावित करने वाले तत्व और उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है और वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सारे मतलब उन बिंदु से संबंधित सारे उनके चारों ओर से पढ़ना पड़ता है। और अगला बिंदु है जो बुद्धि, अपन कह सकते हैं बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि एवं इसके अभिप्रेत और संवेगात्मक बुद्धि। देखिए बहुबुद्धि वगैरह ये बहुत बड़े बड़े मैटर टॉपिक है, तो इनको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और साइकोलॉजी ही सबसे अच्छा मैटर करती है इसमें रीट में, तो साइकोलॉजी अपनी सबसे अच्छी कंप्लीट होनी चाहिए। पिछली बार अपन देखते हैं 2018 में साइकोलॉजी आई थी, कोई कोचिंग वाला नहीं बता पाया, नहीं किसी के नोट्सों से आई। हाँ बिल्कुल, किताबें जिसने ऑथेंटिक किताबें पढ़ी है उनको जरूर वो क्वेश्चन सही करके आए। तो ऐसे टफ से टफ जो पेपर बनता है साइकोलॉजी का। और चौथी यूनिट है जो है विविध अधिगमकर्ताओं की संबंध, पिछड़े हुए, मानसिक रूप से मंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अपसारी वंचित, अलाभान्वित, विशेष योग्य, इन बालकों के बारे में मतलब जो जो विशेष अधिगम एंड विविध प्रकार के जिस प्रकार से अधिगम किए जाते हैं। देखिए कोई प्रतिभाशाली बालक होता है, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई मूर्ख होता है, तो उनके बारे में, जो कोई पिछड़ा हुआ होता है तो उनके बारे में ये है चौथी यूनिट। अधिगम की कठिनाइयाँ, अगर वो सीखते हैं तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। और अगला है समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, उनके बीच में जो समायोजन किया जाता है, उनके बीच में जो संतुलन बिठाया जाता है, उनको उनकी संकल्पना, उनके तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका रहती है, बच्चे के और पाठ्यक्रम के बीच में जिस प्रकार से संबंध बिठाया जाता है उसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। ये है चौथी यूनिट। पांचवी यूनिट है अधिगम की प्रक्रियाएं। अधिगम की प्रक्रियाएं पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में, एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ना है अपने को। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, प्रोफेसर यशपाल की जो नेतृत्व में ये कमेटी बनी थी, उसके बाद 2005 में ये पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई थी। शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियाँ। और है अगला है आकलन, मापन, मूल्यांकन, अर्थ है उद्देश्य, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, यानी उपलब्धि परीक्षण है, जो परीक्षण है उनका निर्माण कैसे किया जाता है। और क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 और अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये थे साइकोलॉजी के टॉपिक 5 यूनिट, कुल 30 नंबर के। देखिए मित्रों, अभी अपन साइकोलॉजी और सामाजिक विज्ञान के बारे में टॉपिक का थोड़ा सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड आपको वीडियो सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लैंग्वेज से रिलेटेड मैं अच्छी पुस्तकें बताऊंगा, इनके बारे में कौन कौन की पुस्तकें अपने को पढ़नी चाहिए और उनका भी वीडियो बनाया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बात रही इनके बारे में कौन कौन सी बुकें पढ़े, तो बुकों के बारे में मैं बताऊं तो आरबीएससी की सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, आरबीएससी की साइकोलॉजी की जो बुकें होती है वो ज़रूर पढ़िए। अगर ये पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि और क्या पढ़ें, तो और पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में अगर ये भी आप नहीं पढ़ पाओ तो आप जो पीडी पाठक की पुस्तक आती है, पीडी पाठक, अगर वो पढ़ लो। अगर ये भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप, मैं सबसे अच्छी गाइड जो बता रहा हूँ वो है फर्स्ट रैंक की। फर्स्ट रैंक की साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की बहुत अच्छी गाइड आती है, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। ज़्यादा सिलेबस को इकट्ठा नहीं करना है, ज़्यादा सिलेबस इकट्ठा करोगे तो आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये था साइकोलॉजी का कुछ सिलेबस। और अगले हैं अपने लैंग्वेज से रिलेटेड, बाद में पढ़ेंगे। और सामाजिक विज्ञान का क्या पाठ्यक्रम है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए मित्रों, ये लेवल 2 के लिए है, कक्षा 8 तक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहता है उनके लिए है। प्रश्न पत्र सेकंड, हाँ ये है प्रश्न पत्र सेकंड के बारे में, सामाजिक विज्ञान। देखिए सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न भी कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं।
हर प्रत्येक इकाई से 5 अंक के होते हैं, तो 60 प्रश्नों के कितने हो गए, 12 इकाई हो गई। 12 इकाइयों में से प्रश्न आएंगे। देखिए पहली जिस प्रकार से अपन आरबीएससी की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, तो आरबीएससी की किताबों के जो जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स एज इट इज इसमें हैं, इस सिलेबस में हैं। तो आप ध्यान रखिए मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कौन सी क्लास से कौन सा टॉपिक उठ रहा है, तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये बेसिक किताबें, आधार इनसे मजबूत होगा। अगर आप गाइड पढ़ना चाहो तो ये पढ़ने के बाद में गाइड लेके आना, तो इनको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। पहली इकाई है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। देखिए 9th और 10th की बुकों से मतलब एज इट इज उठती है। सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, समाज विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। अपन 9th और 10th और 11th की भी इतिहास से ये टॉपिक उठता है, तो इनके बारे में इनका अध्ययन जरूर कीजिएगा। सिंधु घाटी, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, पुराना इतिहास है। दूसरी बात है मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, इनका राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति इनका क्या योगदान है मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य के। जैसा कि अपने को पता है कि गुप्त साम्राज्य है जो भारतीय संस्कृति एवं जो प्रति इनका योगदान बहुत ही स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारत 600 ईस्वी से लगाकर 1000 ईस्वी के बीच का इतिहास, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। देखिए मित्रों 7th क्लास के जो टॉपिक्स हैं 7th 6 में भी ये लगते हैं। 7th 6 और 8 9th 10th सब में मौर्य काल और गुप्त काल दिया गया है। तो इनमें से सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा। और तीसरा जो यूनिट है वो है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। अभी 2-3 दिन पहले अपन ने पढ़ा था 7th क्लास की बुक में से भक्ति एवं सूफी आंदोलन, और यही अगली क्लास हम लगने वाले हैं। मुगल एवं राजपूत संबंध, ऐसे के ऐसे टॉपिक्स दिए गए, एज इट इज वहाँ पर लिखा हुआ है। मुगल एवं राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या रही। ये भी 8th क्लास का अपन हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और अगला है 1857 की क्रांति, जो अपन कल पढ़ने वाले हैं। अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लगाकर 1947 तक, आधुनिक जो इतिहास अपन कह सकते हैं स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये था मतलब तीसरी यूनिट। चौथी यूनिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो है इतिहास से संबंधित, चौथी यूनिट है जो पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। 9th और 10th में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, 6th 7th 8 में भी दिया गया है। और उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय। देखिए 6 से लगाकर 8 तक ये पॉलिटी के सारे, 6 से लगाकर 10th तक ये पॉलिटी के सारे चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। दूसरा टॉपिक है पॉलिटी का, वो है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्व शासन। ये अपना सेकेंड यूनिट है पॉलिटी से संबंधित। और अगला है जो भूगोल से संबंधित है। ये भूगोल से संबंधित मित्रों यकीन कीजिए आपने अब तक अगर आपको नहीं मिल रही हैं किताबें ऑफलाइन, तो ऑनलाइन आप जरूर पढ़िए। ऑनलाइन के साथ साथ में आप ऑफलाइन भी किताबें जरूर पढ़िए। अगर कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, मैटर कलेक्ट करने वाला कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी एवं आंतरिक एवं बाह्य शक्तियाँ, ये भूगोल के टॉपिक हैं। अगले संसाधन एवं विकास, संसाधनों के प्रकार, संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, ये हैं संसाधन एवं उनके विकास। और अगला जो टॉपिक है वो भारत का भूगोल से संबंधित है। और भारत की भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है। जो 8th नंबर यूनिट है ये थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि भारत का भूगोल इतना नहीं आता है, डीपली नहीं आता है, हालांकि ऊपरी ऊपरी आता है, लेकिन इनको ज़्यादा टफ समझा जाता है। तो इनसे रिलेटिव प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, सुविधाएं, विकास, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता जागृति, ये टॉपिक्स सारे लगते हैं इन आरबीएससी की किताबों में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। अगर आप गाइड से ये अगर टॉपिक पढ़ते हो तो गाइड से तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल टफ लगेगा।
तो पहले बेसिक जरूर पढ़िए, फिर गाइड पढ़िए। और अगला टॉपिक है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, ये ऐसे के ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं इन किताबों में। अगला है जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन सभ्यताएं और जनपद। देखिए महाजनपद जो दिए गए हैं वो भारत के महाजनपद नहीं दिए गए हैं, केवल और केवल दिए गए हैं वो राजस्थान के जनपद दिए गए। राजस्थान में 5 या 6 महाजनपद थे, इनके बारे में भी वीडियो बनाया गया है, जरूर देखें, ट्रिक के माध्यम से समझाया है। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत एवं सांस्कृतिक। देखिए राजस्थान की संस्कृति में आते किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत का संरक्षण, ये सभी दिया गया इन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में। देखिए अंतिम टॉपिक जो आते हैं इनके, जो इन किताबों 6, 7, 8 के और 9, 10 में भी जो अंतिम टॉपिक लगता है ना, वो इन राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित बताया गया है। इनका ये मतलब एक निश्चित जो खाका तैयार किया गया है आरबीसी की किताबों का। जो 2 यूनिट हैं 11वीं और 12वीं, ये हैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विद्या, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसको अपन कहते हैं। देखिए इनमें सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन में अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, ये है इनकी कुछ शिक्षण विद्या। और दूसरा है वो पृष्ठा अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, परियोजनात्मक कार्य और मूल्यांकन, ये इनकी शिक्षण विद्याएं। 2 टॉपिक 10 नंबर की शिक्षण विद्या ये आती है, और 15-15 नंबर 30 नंबर की शिक्षण विद्या लैंग्वेज से आती है, तो 40 नंबर मैटर करती है शिक्षण विद्या। और 110 नंबर का जो अपना लैंग्वेज का है, सब्जेक्ट का है, और साइकोलॉजी रहती है। तो शिक्षण विद्या भी बहुत बड़ा रोल निभाती है इसमें, शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, इनको किताबों को घोल के पी जाइए। और जिस प्रकार से अपन टॉप मैटर में आपको करके प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अपने चैनल पर जाकर आप देखिए और वो जरूर पढ़िए। आप सेकंड पेपर के लिए भी, और फर्स्ट पेपर अगर एक पेपर ही होता है, वेटेज के आधार पर लिया जाता है, तो भी आपके लिए ये टॉप श्रेणी में लाने की योग्यता रखता है। और जिस प्रकार से अपन कहते हैं 70-30 का मामला क्या है, तो 70-30 का जिस प्रकार से 2011 की बात करें, तो उस प्रकार से मेरे अनुभव के अनुसार 30% मार्क्स रहने वाले वो रहने वाले हैं रीट के, और 70% सेकेंड पेपर से लिए जाएंगे। अगर होता है तो शायद ये हो सकता है ऐसा, और ये रहेगा। और कह सकते हैं कि 60% के साथ रीट को क्वालिफाई भी करना जरूरी है। तो पहले रीट पर फोकस किया जाए, बाद में आगे की बात देखी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला अगर वीडियो लैंग्वेज से रिलेटेड चाहिए, अच्छी बुक्स के चाहिए, तो उनके लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। जय भारत, जय हिंद।